हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। मैं प्रेम सिंह श्री सिद्धि विनायक एजुकेशन ट्रस्ट टिब्बी द्वारा संचालित हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं कलहन का ग्रंथ राजतरंगिणी, कश्मीर का इतिहास। ये एक छोटा सा टॉपिक हमारी 12वीं के इतिहास की किताब में दिया हुआ है, इस पर हम चर्चा करेंगे। राजतरंगिणी एक ऐतिहासिक ग्रंथ है और इसके राइटर का नाम है कलहन। इस ग्रंथ में कश्मीर का इतिहास है। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ हो गया राजाओं की नदी, अर्थात राजाओं का जिस प्रकार नदी धारा प्रवाह लगातार बहती है, उसी प्रकार राजाओं का धारा प्रवाह इतिहास एक नदी के रूप में। तो कश्मीर के राजाओं का हमें प्राचीन काल से लेके महाभारत के समय से लेके और कलहन जिस समय हुए वहाँ तक का कश्मीर का इतिहास हमें इस ग्रंथ से प्राप्त होता है। कलहन लोहार वंश के, कश्मीर में कलहन के समय जो वंश था वो था लोहार वंश। कलहन लोहार वंश के शासक हर्षदेव के महामात्य चंपक, ये नाम आपको मिलेगा। ये कलहन के पिता थे। कश्मीर में लोहार वंश के शासक हर्षदेव के महामात्य चंपक के पुत्र थे और महान संगीतज्ञ व संगीत मर्मज्ञ कनक के अग्रज थे। कनक का नाम हमारे पास आता है, छोटा भाई है कलहन का। तो इस बात से स्पष्ट होता है भी कलहन का संबंध, कलहन के परिवार का संबंध राज परिवार से था, क्योंकि कलहन के जो पिता हैं वो राजा हर्षदेव जो लोहार वंश के हुए 12वीं शताब्दी में, इनके महामात्य थे और उनका नाम चंपक था। कलहन के समय लोहार वंश का अंतिम शासक जय सिंह था। जिस समय कलहन ने राजतरंगिणी की रचना की, उस समय लोहार वंश का अंतिम शासक जय सिंह सत्तारूढ़ था। उसके टाइम में कलहन ने राजतरंगिणी की रचना की। राजतरंगिणी की रचना 1147 से 1149 के बीच हुई मानी जाती है। क्या टाइम पीरियड इस ग्रंथ का माना जाता है? लगभग 1147 से 1149 ईस्वी के बीच कलहन द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया। जय सिंह के टाइम में लोहार वंश का अंतिम शासक था। परिवार का परिचय अभी हमने कर दिया है। अब कलहन में कश्मीर का इतिहास है विस्तार से, जो शुरू होता है महाभारत से, और महाभारत से लेके और जय सिंह का जो टाइम पीरियड है, मतलब 1150 के लगभग तक का, हमें 12वीं शताब्दी के मध्य तक का इतिहास हमें मिलता है महाभारत से लेके। इतने लंबे टाइम पीरियड का इतिहास हमें राजतरंगिणी में मिलता है। राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग हैं और 7826 श्लोक हैं। 8 तरंग हैं। तरंग का मतलब होता है अध्याय। जैसा आपने देखा है अलग अलग ग्रंथों में अध्याय के लिए अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, और 7826 श्लोक हैं। वे 8 अध्याय हैं, अर्थात तरंग है। भाषा इंपॉर्टेंट बात है भी, किस भाषा में लिखा गया ये ग्रंथ? तो इसकी भाषा है संस्कृत। संस्कृत के अंदर जो है कलहन ने राजतरंगिणी की रचना की है। 8 तरंगों की अगर हम बात करें तो प्रथम 3 तरंगों में प्राचीन कश्मीर का इतिहास है। पहला, दूसरा व तीसरा जो तरंग है, इसमें है प्राचीन कश्मीर का इतिहास। प्राचीन कश्मीर का इतिहास। इस इतिहास की रचना कलहन ने पुराने जो ग्रंथ हैं, पुराण हैं, कोई स्मृति वगैरह हैं, या बौद्ध ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथों तक पहुंच की है कलहन ने। उनका भी उसने अध्ययन किया। कोई पुरातात्विक अवशेष हैं, सिक्के हैं, कोई मोहरें उसको मिली हैं, कहीं से कोई शिलालेख, कोई प्रशस्ति मिली है,
या अन्य साहित्यिक स्रोत जो प्राचीन ग्रंथ उनको मिले हैं, तो इन सब का अध्ययन करके उन्होंने प्राचीन कश्मीर के इतिहास के जो पात्र हैं उनको महाभारत से जोड़ने का प्रयास किया है। कलहन ये कहता है भी महाभारत में जो 5 पांडव हुए, 5 भाई हुए, उनमें जो छोटे थे सहदेव, सहदेव ने कश्मीर में सबसे पहले अपना राज्य स्थापित किया। सहदेव का नाम लेता है कलहन भी, उसने कश्मीर में अपना राज्य स्थापित किया। उस समय कश्मीर में वैदिक धर्म का बोलबाला था। फिर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कश्मीर में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ और फिर वैदिक धर्म की बजाय बौद्ध धर्म कश्मीर का प्रमुख धर्म बन गया। आने वाले टाइम में हम पढ़ते हैं, कनिष्क के टाइम में हम पढ़ते हैं भी कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क ने 4थी बौद्ध संगीति का आयोजन किया, जहां पर बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महायान में बंट गया। तो महायान धर्म का प्रमुख केंद्र हम कश्मीर को कहते हैं। ये हमें कनिष्क के टाइम में पता लगता है, कुषाण वंश के समय में, मौर्योत्तर काल की बात है। उसके बाद गुप्त काल आता है। गुप्त काल में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है, तो एक चीनी यात्री फायान भारत आया, हमने उसका भारत वर्णन पढ़ा है पिछली वीडियो के अंदर। तो वहाँ हमने ये बात की थी भी फायान कहता है भी कश्मीर, पंजाब, अफगानिस्तान ये बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र थे। और उसके बाद फिर जब ह्वेनसांग आता है तो वो भी कश्मीर के अंदर बौद्ध धर्म के साक्ष्य प्रस्तुत करता है। वो कहता है भी कश्मीर के शासक के पास महात्मा बुद्ध के दंतावशेष थे जो हर्षवर्धन लेके भाग गया, है ना। तो इस प्रकार हमें पता चलता है, बहुत सारे स्रोत हैं हमारे पास। अशोक के अभिलेखों से हमें पता चलता है, खुद कलहन भी हमें बताता है भी कश्मीर का शासक था अशोक, यहाँ उसने शिव मंदिर का निर्माण करवाया और उसने श्रीनगर नामक नगर भी बसाया है, जो आजकल भी कश्मीर की राजधानी है। तो प्रथम 3 तरंगों के अंदर प्राचीन कश्मीर का इतिहास है। इसके बाद 4ठी, 5वीं और 6ठी तरंग के अंदर 2 वंशों का इतिहास मिलता है, कारकोट वंश का और उत्पल वंश का। 4ठी, 5वीं और 6ठी तरंग, 4ठी, 5वीं व 6ठी तरंग के अंदर कारकोट व उत्पल, ये ना आपकी किताब के अंदर उत्पन्न वंश लिखा हुआ है, जो कि गलत है, उसको ठीक कर लेना। उत्पल वंश है। तो कारकोट और उत्पल वंश का इतिहास हमें मिलता है 4थे, 5वें और 6ठे तरंग के अंदर। अब कितने तरंग शेष रह गए? 2। तो जो अंतिम 2 तरंग हैं, 7वां और 8वां, इसमें लोहार वंश का इतिहास है। पहले 3 तरंगों में प्राचीन कश्मीर का इतिहास है, जो कलहन ने जो प्राचीन अनुश्रुतियां हैं उनके आधार पे, प्राचीन पुराण हैं उसके पास या अन्य ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं, उन सब अभिलेख, सिक्के वगैरह सब चीज़ों का उन्होंने अध्ययन किया है और एक बड़ा ही निष्पक्ष इतिहास लिखने का प्रयास किया है, वो लिखा है। फिर 4थे, 5वें और 6ठे तरंग का इतिहास, कारकोट और उत्पल वंश से संबंधित जो ग्रंथ उनको प्राप्त हुए, कुछ कोई सिक्के, मोहर लेख वगैरह प्राप्त हुए, उन सब का अध्ययन करके उन्होंने इन दोनों वंशों का इतिहास लिखा है। 7वें और 8वें तरंग में जो उन्होंने इतिहास लिखा है, ये जो है कलहन ने अपनी निजी जानकारी के आधार पे लिखा है। 7वें, केवल 7वें और 8वें, ये बात ध्यान देने वाली है भी, केवल 7वें और 8वें तरंग का जो इतिहास है ये उसने अपनी निजी जानकारी के आधार पर लिखा है, लोहार वंश का इतिहास। चूंकि शुरू में हमने बात की भी उनके पिता चंपक जो हैं वो महाराज हर्षदेव के महामात्य थे, तो राज परिवार से निकट संबंध था उनका, बचपन से वो पूरा सिस्टम देख सुन रहे थे। तो अपने जो है निजी प्रयासों से उन्होंने जो जितना जहाँ से उसको प्राप्त हो सका, और उन्होंने 7वें और 8वें तरंग का इतिहास लिखा है वे। तो इस प्रकार हमें राज तरंगनी के अंदर ये संपूर्ण इतिहास जो है प्राप्त होता है। अभी अगर बात करें इसकी विषय वस्तु की, एक ऐतिहासिक ग्रंथ है और राजनीति की बड़ी नीतिपरक शिक्षा जो है वो भी हमें इस ग्रंथ से मिलती है भाई, कलहन की राज तरंगनी से। राज तरंगनी को अगर हम बात करें,
अंग्रेज जब भारत में आए, उन्होंने संपूर्ण भारत का इतिहास दोबारा लिखा, हमारे प्राचीन ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो बंगाल में हुई, उन्होंने हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, चाहे वो रामायण महाभारत है, चाहे वेद है, इन सबको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का काम भी किया और ये एक अच्छा प्रयास हुआ। इसके माध्यम से जनसाधारण तक जो हमारा प्राचीन ज्ञान है उसकी पहुंच बन पाई और इंटरनेशनल लेवल पर भी जो हमारा प्राचीन नॉलेज है वो पहुंच पाया। तो उन लोगों ने हमारे प्राचीन जितने भी ऐतिहासिक ग्रंथों का अध्ययन किया है तो सिरे से खारिज कर दिया अंग्रेज ने भी, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जो भारतीय इतिहासकार हैं इन्होंने बहुत झूठ बोला है और वो बिल्कुल भी उसको प्रमाणिक नहीं मानते हैं। केवल राजतरंगिणी एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसको एक मत होके सभी पश्चिमी इतिहासकारों ने भी, भारतीय इतिहासकार तो मानेंगे ही, पश्चिमी इतिहासकारों ने भी एक मत होके इसको विशुद्ध ऐतिहासिक पुस्तक का दर्जा दिया है, क्योंकि कहीं भी कलहन ने जो है किसी प्रकार का पक्षपात करने का प्रयास नहीं किया। जिस समय कलहन ने राजतरंगिणी की रचना की उस समय वो राजाश्रय में नहीं रह रहे थे, स्वतंत्र रूप से अपना अलग रह के उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। इसी वजह से उनके समकालीन जो महाराज जय सिंह हैं कश्मीर के, इनका जो प्रभाव है वो इस ग्रंथ पर नहीं पड़ पाया है। राजतरंगिणी कोई प्रशस्ति ग्रंथ नहीं है भी उन्होंने किसी तरंग में जय सिंह का गुणगान किया हो, बल्कि 8वें तरंग के अंदर जब जय सिंह के बारे में वो वर्णन करते हैं कलहन, तो उनके गुण और उनके दोषों का बड़ा खुल के जिक्र करते हैं, जिसको देख के कोई भी अच्छा इतिहासकार है वो गदगद हो उठता है भी उसके समकालीन जो शासक है उसके बारे में भी बड़ी बेबाकी से कलहन जो है, जो सत्य है, चाहे वो अच्छी बात है चाहे बुरी बात है, उसको बेबाक होकर लिख रहा है अभी। बाकी 7वें और 8वें तरंग में जो उन्होंने लोहारू वंश का इतिहास लिखा है, ये पूरा इतिहास उन्होंने जो है समयबद्ध किया है, इसको कालक्रम का खास ख्याल रखा है उन्होंने, और जहाँ पर आवश्यक था वहाँ महत्वपूर्ण तिथियाँ और सन जो हैं वो हमें उपलब्ध करवाए हैं अभी। बाकी महाभारत के समय से लेके ही जितना भी इतिहास राजतरंगिणी में है कश्मीर का, वो पूरे का पूरा उसमें कालक्रम हमें बिल्कुल सेट मिलता है अभी। यूँ नहीं है भी कोई घटनाक्रम आगे और कोई पीछे हमें मिले। हालांकि जैसा अभी मैंने बताया, अभी पहले 6 तरंगों का जो इतिहास है ये उसने प्राचीन स्रोतों से प्राप्त किया है, उसकी निजी जानकारी से नहीं है, लेकिन उसने अपनी पहुंच बौद्ध ग्रंथों तक बढ़ाई है और वो बड़ा स्पष्ट उन स्रोतों का जिक्र करता है जहाँ से जैसा उन्होंने प्राप्त किया। उन्होंने अलग अलग स्रोतों का अध्ययन किया और फिर बड़े निष्पक्ष रूप से विवेचना करके जो बात उनको ऐतिहासिक रूप से बिल्कुल सही प्रतीत हुई है उसी को उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखने का प्रयास किया है। ना ही मतलब बिल्कुल पक्षपात से ऊपर उठकर लिखा है, किसी की गलतियां निकालने के लिए भी नहीं और किसी की प्रशस्ति में भी उन्होंने नहीं लिखा है। तो ही हम इसको यहाँ तक कहा है पश्चिमी इतिहासकारों ने भी एकमात्र विशुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है यह भारत का राजतरंगिणी में कलहन की। तो इस प्रकार कलहन की राजतरंगिणी से हमें कश्मीर का इतिहास जो है वो महाभारत से लेके और 12वीं शताब्दी के मध्य तक का जो कश्मीर का इतिहास है ये हमें डिटेल से मिलता है, समयबद्ध मिलता है और एक क्रम से जो है हमें ये इतिहास मिलता है और बड़ा निष्पक्ष होके इस इतिहास को कलहन के द्वारा लिखा गया है। इसीलिए ये बहुत ही उपयोगी ग्रंथ साबित हुआ है। आज के लिए इतना ही। विजयनगर साम्राज्य हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।